हेलो गुड इवनिंग। मैं हूं सुधाकर विश्वकर्मा फ्रॉम कोचअप क्लासेस फ्रॉम लखनऊ। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, जो कि यूपी और सीबीएसई बोर्ड के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। आज हम इसमें 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला होगा केमिकल रिएक्शन। इसमें हम जानेंगे कि क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस, और यही आपके चैप्टर का नाम भी है। नेक्स्ट हम जानेंगे केमिकल इक्वेशन, क्या होते हैं केमिकल इक्वेशन। एंड थर्ड हम देखेंगे क्या चेंजेस होते हैं केमिकल रिएक्शन के, यानी कि चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। इसमें हम देखेंगे कि जब कोई रिएक्शन होती है तो क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इन्हें ही हम इफेक्ट्स भी कहते हैं, इफेक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने पहले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा आज का केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो देखिए क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन। जब कोई दो या दो से अधिक सब्सटेंस जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में डिफरेंट हो कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे अगर हम मान लीजिए इसकी डेफिनेशन लिखें या डिफाइन करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ formation of a new substance of different properties by combining two or more substances, comma is called chemical reaction। तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। अगर आप टॉपिक समझ लेते हैं तो डेफिनेशन मायने नहीं रखती है, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल्स। अगर आपसे केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक पूछा है तो आपको एग्जाम्पल देना, रिएक्शन देना जरूरी है। हम केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक गैस होता है हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन गैस कंबाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये दोनों कंबाइंड होकर वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए, हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है और ऑक्सीजन एक नॉन फ्लेमेबल गैस है, यानी इन दोनों की प्रॉपर्टीज आपस में डिफरेंट है। जब ये कंबाइंड होते हैं तो ये बनाते हैं वाटर, जो कि लिक्विड है एंड ये नॉन फ्लेमेबल है। तो ये प्रोसेस हमारी केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि दो सब्सटेंसेस कंबाइंड हुए जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी आपस में, और इन्होंने जो सब्सटेंस बनाया उसकी प्रॉपर्टीज भी इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है, और इसी प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर हाइड्रोजन गैस कंबाइंड होता है क्लोरीन गैस के साथ, तो ये बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यह भी एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है, क्लोरीन एक गैस है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। प्योर स्टेट में यह गैस होता है, लेकिन इसको हम एक्वस स्टेट में यूज करते हैं। ठीक है, अब हम अपने सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं केमिकल इक्वेशंस? देखिए, जब शुरुआत में रिएक्शंस देखे गए डिफरेंट डिफरेंट कि नए नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं, सब्सटेंसेस के कंबाइंड होने पर, तो इनको लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है और इनको लिखना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए इनके लिए सिंबल्स तैयार किए गए हैं।
और जब हम किसी रिएक्शन को, किसी प्रोसेस को उसके सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं तो इसे ही हम क्या नाम दे देते हैं, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हम इसको ही इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2, और जब ये कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर, यानी कि H2O, ये बन गया है हमारा वाटर। जब हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हमारा पहला काम है कि हम इसे बैलेंस करें। जैसे इधर ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल एटम है, इधर 2 है, तो इधर हमें 2 लगा देना चाहिए। इधर हाइड्रोजन, अब 2 2 जा 4 हो गए, तो यहाँ भी हमें 2 लगा देना चाहिए। और हम यहाँ ब्रैकेट में इसकी डिटेल लिख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ G लिख दें, इसका मतलब ये है कि ये दोनों गैसेस हैं, और यहाँ पर L लिख दें यानी कि ये लिक्विड है। तो ये अब हो जाएगा हमारा केमिकल इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि ये सिंबल फॉर्म में एक रिएक्शन लिखा हुआ है। अगर हम सेकंड वाले को भी लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, H2 प्लस Cl2, और क्या बना रहे हैं, HCl। अब देखिए Cl यहाँ 2 है, H भी 2 है, तो यहाँ हम 2 लगा देंगे और ये बैलेंस हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन। अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो एक लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ a reaction is called chemical equation। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने थर्ड टॉपिक पर। हमारा थर्ड टॉपिक है चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन, यानी इसमें हम देखेंगे कि जब कोई रिएक्शन होती है, कोई केमिकल प्रोसेस होता है, रिएक्शन होती है, तो क्या चेंजेस हो सकते हैं। इन चेंजेस को ही हम क्या बोलते हैं, इफेक्ट्स बोलते हैं। जैसे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, देखिए पहला चेंज यह हो सकता है कि हो सकता है जब कोई रिएक्शन हो तो रिएक्शन के बाद हमारे सब्सटेंसेस का स्टेट चेंज हो जाए, यानी पहला हो जाएगा चेंज इन स्टेट, ठीक है, इसको हम समझते हुए चलेंगे। जैसे चेंज इन स्टेट का अभी मैंने एक रिएक्शन दिया था जो कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्या एग्जांपल था, जब हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करता है ऑक्सीजन गैस के साथ तो ये क्या बना लेते हैं, H2O, जो कि क्या है, लिक्विड है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि लिक्विड है, रिएक्शन कर गैसेस हैं, रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, वाटर, जो कि लिक्विड है। तो इस रिएक्शन में क्या हो गया है, स्टेट चेंज हो गया है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे अगर हम ले लें कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम एक्वस लेते हैं, एक्वस का मतलब वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको लाइम स्टोन भी कहा जाता है। जब इसको हम हीट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जहां यह सॉलिड है और यह गैस है। इस रिएक्शन में भी हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमने सब्सटेंस लिया था वो एक्वस था, और रिएक्शन के बाद उसने एक सॉलिड दिया और एक गैस दिया। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, चेंज इन स्टेट का, ठीक है। किसी रिएक्शन में दूसरा चेंज हम क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट चेंज हम देख सकते हैं चेंज इन कलर। हो सकता है कि कोई रिएक्शन होने के बाद हमारे सब्सटेंसेस के कलर में चेंज आए। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर हम देखें CuSO4 एक्वस, इसका नाम है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जो होता है एक्वस, इसका कलर होता है ब्लू। कैसा कलर होता है, ब्लू होता है। अगर हम इसमें आयरन का एक पीस डाल देते हैं, आयरन की एक नेल डाल देते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर Cu के प्लेस पर Fe आ जाता है और बन जाता है FeSO4,
और कौन अलग हो जाता है, Cu कॉपर, और इसका नाम है फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट का जो कलर है वो ग्रीन है। तो इस रिएक्शन में आपने देखा क्या हो गया, रिएक्शन के बाद हमारे सब्सटेंस का कलर चेंज हो गया। तो ये नेक्स्ट चेंज है हमारा जो रिएक्शन के दौरान हो सकता है। हम थर्ड पे आते हैं। और क्या चेंजेस हो सकती हैं किसी रिएक्शन में। थर्ड जो है, किसी रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, यानी हो सकता है रिएक्शन के बाद गैस रिलीज हो। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हमारा तीसरा चेंज हो जाएगा किसी रिएक्शन में। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी पीछे हमने एग्जांपल देखा था कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन लेकर हीट करते हैं तो हम ये पाएंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाता है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है किसका, इवोल्यूशन ऑफ गैस का। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, मान लीजिए आप फेरस सल्फेट लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन और इसको हीट करते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें Fe2O3 बनता है, प्लस यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनता है, यानी दो गैसें रिलीज होती हैं इसमें। तो ये हमने लिया है फेरस सल्फेट, और इसको हीट करने पर कौन कौन सी गैसेस बन रही हैं। पहले तो हमारे पास बन रहा है फेरिक ऑक्साइड। ये फेरस और फेरिक क्या होता है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। ये है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और ये है हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा फोर्थ चेंज है वो क्या हो सकता है। फोर्थ चेंज हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि हो सकता है किसी रिएक्शन के बाद प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए आप एक गिलास दूध ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए तो क्या होता है, देखिए उसमें से पनीर अलग हो जाता है कि नहीं। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, यानी कि इसका एग्जांपल एक समझते हैं। मान लीजिए हम एक सब्सटेंस ले लेते हैं BaCl2, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। हम इसमें H2SO4 ऐड करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें ऐड करेंगे तो हम देखते हैं कि यहां पर BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन जाता है। ऐसे एरो लगाने का मतलब है प्रेसिपिटेट बन जाना। और क्या निकल जाता है, HCl। इसको बैलेंस करना है, 2 Cl है यहाँ पर तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, H 2 है जो कि बैलेंस हो गए हैं ऑलरेडी। और ये जो हमारा प्रेसिपिटेट बना है इसका नाम है बेरियम सल्फेट, और यह व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इसका कैसा कलर होता है, व्हाइट। तो ये एक एग्जांपल है किसका, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जो कि फोर्थ चेंज है किसी केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या हो सकता है किसी रिएक्शन में। नेक्स्ट जो है ये लास्ट है हमारा, किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो सकता है, चेंज इन टेम्परेचर। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई रिएक्शन होती है तो या तो रिएक्शन के बाद सब्सटेंस का टेम्परेचर घट जाता है या तो बढ़ जाता है, तो ये हम कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। आपको हम एक नॉर्मल एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें इनो घोलिए। आपने इनो अगर कभी पिया है तो जब आप उसमें इनो घोलते हैं तो आप देखते हैं कि गिलास ठंडा हो जाता है, यानी कि क्या हुआ है, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है। इसी तरह से अगर आप एक गिलास पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा चूना डाल दीजिए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा एग्जांपल है चेंज इन टेम्परेचर का, यानी कि आपने देखा कि हो सकता है रिएक्शन के बाद हमारे सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ जाए
या हो सकता है घट जाए। तो इस बिहाफ पे चेंज इन टेम्परेचर दो प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। एक हो जाता है हमारा एक्सोथर्मिक, अगर हमारे रिएक्शन के बाद सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हम इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस या रिएक्शन बोल देते हैं। और इसी तरह अगर हमारे प्रोडक्ट का टेम्परेचर घटता है तो हम इसे एंडोथर्मिक प्रोसेस बोल देते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसको हम डिफरेंस की तरह लिखवा देंगे क्योंकि पेपर में मोस्टली ये डिफरेंस में पूछ लिया जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। और अगर डिफाइन आया है तो आप इसी को आगे पीछे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहला पॉइंट, जब किसी रिएक्शन के बाद हमारे सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या कहेंगे हम, यानी कि क्या हो जाता है कि हमारे सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस या इसी को हम रिएक्टेंट कह दें, रिएक्टेंट्स इंक्रीजेस। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो हम कहेंगे यह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें वही आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस, यानी कि घट जाता है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा, अब देखिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हीट रिलीज हुआ होगा, है ना। तो यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, यानी कि हीट रिलीजेस आफ्टर रिएक्शन, यानी रिएक्शन कंप्लीट होते ही इसमें रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसमें देखें एंडोथर्मिक, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज हुआ यानी कि हीट एब्जॉर्ब हुआ होगा, यानी कि हीट एब्जॉर्ब्स आफ्टर रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के बाद हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इनमें एग्जांपल्स देखते हैं तो एक्सोथर्मिक का एक अच्छा एग्जांपल हो जाएगा क्या, अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं, इसको हम, इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको जनरली हम क्विक लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम। तो जब क्विक लाइम में हम वाटर ऐड करते हैं तो ये क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अगर आपने कभी घर पे देखा होगा, अगर पानी में आप चूना डाल दीजिए, पहले इससे पेंट होता था घरों में, तो वो बॉयल होने लगता है, इतनी हीट रिलीज होती है कि ये बॉयल होने लग जाता है, ठीक है। ओके, इधर अगर हम एग्जांपल देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। दो नाइट्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 लगा लेंगे और ये बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास एंड होती है। हमने आज 3 टॉपिक डिस्कस किए, इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।